हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो ये हमारी थ्योरी की क्लास है और क्लास 12 कॉमर्स में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वेरी शॉर्ट आंसर जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर पर, तो वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। और वहां चैप्टर 5 की जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो प्लेलिस्ट में भी मैंने अलग से मेंशन कर दिया है वेरी शॉर्ट आंसर, तो वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप अभी अभी जुड़े हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को। हम डेली ऑनलाइन क्लास अपलोड करते हैं चैनल पे, क्लास 11 कॉमर्स एंड क्लास 12 कॉमर्स। अकाउंट्स की 12 कॉमर्स की न्यूमेरिकल क्लास भी अपलोड होती है डेली एंड थ्योरेटिकल भी क्लास भी, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 5 जो पार्टनरशिप का चैप्टर 5 है, लास्ट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। 12 कॉमर्स के लिए जो लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इससे पहले के सभी जो टॉपिक है जैसे पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये सभी की क्लास मैंने अपलोड कर दी है। सभी की थ्योरी क्लास, सभी की न्यूमेरिकल क्लास भी अपलोड हो गए चैनल पे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज की जो क्लास है हमारी वो है चैप्टर 5 पार्टनरशिप थ्योरी, और पार्टनरशिप थ्योरी का लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने इसके मीनिंग भी बता दिए थे। तो आप पहला जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। कोई भी चैप्टर जब भी आप स्टार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें तो आपको इजी रहेगा समझने में। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को मैं बोलता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वही क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में लिए हैं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन के बारे में बोलता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड करिए और इसके पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हम। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट में डिफरेंस पढ़ना है हमें। चलिए, करते हैं स्टार्ट क्लास। देखिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है। देखिए, जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब भी, ये लास्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है और डिसोल्यूशन के टाइम में जो भी एसेट्स होती हैं, जो सभी एसेट्स को सेल किया जाता है और जो भी लायबिलिटीज होती हैं उन लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है, उनका सेटलमेंट किया जाता है। तो एसेट्स और लायबिलिटी को, सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज को जिस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। वो बनाया ही इसलिए जाता है रियलाइजेशन अकाउंट कि सभी एसेट्स और लायबिलिटीज में आ जाए और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिवोल्यूशन जो अकाउंट है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है जब कोई नया पार्टनर फर्म में इंक्लूड होता है, नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है या फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट के टाइम में भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं हम, और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में इसको रिवोल्यूशन अकाउंट बोलते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है या जब भी कोई पार्टनर फर्म से जाता है तो उस टाइम एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए, एसेट्स और लायबिलिटी की उनकी एक्चुअल बुक वैल्यू से उनकी एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इन दोनों में डिफरेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, मेजर क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, वो पढ़ने वाले हैं आज हम। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम डिफरेंस याद करेंगे, डिफरेंस को का क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें पहला जो पॉइंट रहेगा वो बेसिस ऑफ डिफरेंस का रहेगा। आपको जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो जैसे जनरली पहले का पैटर्न ये चलता था कि रियलाइजेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस आया तो पहले हमने रियलाइजेशन लिखा और फिर रिवोल्यूशन लिखा, दोनों में लिखते चले गए। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस है तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहेगी। और ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट जो अगर आप याद कर लेंगे तो इन पॉइंट से आपको एग्जाम में इन चीज को याद करने में बहुत ईजी रहेगा। जैसे अगर हमें ये याद हो गया या हमें ये 4 पॉइंट जैसे इसमें दिए मैंने, तो ये 4 पॉइंट अगर हमें दिमाग में अच्छे से सेट होगा, सेव होगा ये मान लो, तो जब आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ ये रिवाइज करने की जरूरत रहेगी। जैसे हमें दिमाग में आ गया कि सबसे पहला टाइम ऑफ प्रिपरेशन, या मैं अगर इसकी अब डिटेल हमने अच्छे से समझ ली, इसका कंसेप्ट समझ लिया, तो फिर आपको इसकी डिटेल लिखने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको कहां से करना है,
बेसिस ऑफ डिफरेंस है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइम ऑफ प्रिपरेशन। टाइम ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है कि ये कब बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है। तो मैंने अभी आपको इसको पढ़ने से पहले ही अभी आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है। फर्म का डिसोल्यूशन मतलब जब भी फर्म डिसोल्व होगी, पार्टनर्स ने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि आप वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते या पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल दो पार्टनर थे, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या कोई एक को छोड़कर बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती हैं, या कोर्ट ये डिसाइड कर देता है कि कोई फर्म का कोई इलीगल बिजनेस हो जाता है, बहुत सारे रीजन होते हैं फर्म के डिसोल्यूशन के। तो अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो सबसे पहला अकाउंट ओपन किया जाता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले पॉइंट की हम बात करें, टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ये कब बनाया जाता है। तो पहले रियलाइजेशन के बारे में बात करें, क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कब, फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम में रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल सा याद रहेगा आपको, कब याद रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म एंड हो रही होती है, पार्टनर्स के रिलेशन खत्म हो जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाता है, तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया टाइम ऑफ प्रिपरेशन में, कि रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा उस टाइम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, अब बात करें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए, जब भी कोई पार्टनर नया फर्म में एडमिशन लेता है, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, या जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, या जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, या तो पार्टनर्स की किसी की डेथ हो, या कोई फर्म से रिटायर हो रहा हो, या कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन ले रहा हो, तो इन कंडीशन में ये जब जब होता है तब तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है ना, उन रिवैल्यूएशन अकाउंट में सभी एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू लिखी जाती है, रिवैल्यूड, दोबारा से उनका वैल्यूएशन किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो कब बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट कब होता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, या किसी का कोई पार्टनर रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ये याद रहेगा आपको पहला पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है इन अकाउंट्स को बनाने का, क्या मेन मोटिव क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट मतलब क्या उद्देश्य है, कि हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, और रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में हम पहले बात करें कि रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज इसमें लिखी जाती हैं, जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं जो बैलेंस शीट में होती हैं, उनको एसेट्स को सेल किया जाता है और लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है, सेटलमेंट की जाती है लायबिलिटी। तो इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हो। It is prepared with an objective to know the profit or loss by sale of assets and payment of liability at the time of dissolution of a firm। सिंपल सी बात है, जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो एसेट्स और लायबिलिटी, जो एसेट्स है, एसेट्स को सेल करने से जो भी एसेट्स पैसा आता है, लायबिलिटी का पेमेंट होने के टाइम में, अगर लायबिलिटी के पेमेंट होने के बाद भी अगर फर्म को प्रॉफिट या लॉस होता है फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम में, तो ये पता करना हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है कि इसमें इस एसेट्स को सेल करने से और लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये मेन ऑब्जेक्ट है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, क्योंकि जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी फर्म की एसेट्स होंगी उन एसेट्स को सेल किया जाएगा। ठीक है, और उनसे जो भी पैसा रिकवर होता है, जो भी पैसा मिलता है फर्म को, उस पैसे से लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा, जो आउटसाइडर लायबिलिटी होंगी, अभी पार्टनर्स को नहीं मिल रहा कुछ, जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी होंगी उनको पेमेंट किया जाएगा। उनको पेमेंट करने के बाद ये देखा जाएगा कि फर्म को रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, कि प्रॉफिट या लॉस का पता करना। ठीक है, रिवैल्यूएशन के बारे में बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर for revaluation of assets and liabilities so that there may not be any loss to any partner। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, या जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है,
तो उस टाइम, एडमिशन के टाइम या रिटायरमेंट टाइम, उस टाइम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज किया जाता है, रीवैल्यूड किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि ऐसा ना हो कि जो बुक वैल्यू पे लिखी हुई है, जो एसेट्स और लायबिलिटी की प्राइस लिखी हुई है, वो ओल्ड प्राइस लिखी हुई है। तो ऐसा ना हो कि उनके आने या जाने के टाइम में किसी पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस हो। देखो, प्रॉफिट या लॉस का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मशीनरी है, अब मशीन हमने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की परचेज की और मशीन बुक वैल्यू पर लिखी हुई है, तो मशीन को यूज करते करते 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो 5 या 10 साल बाद मशीन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हो जाएगी कम। लेकिन अगर वो मशीन बुक वैल्यू उसकी कॉस्ट प्राइस पर लिखी हुई है, तो जो भी पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसको वो बुक वैल्यू पर मिलेगी मशीन, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होगी। उसी तरह अपोजिट बात करें बिल्डिंग की, एक बिल्डिंग है फर्म के पास, बिल्डिंग आज से 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए की थी, लेकिन 10 साल बाद लैंड की कॉस्ट बढ़ती है, लैंड की कॉस्ट बढ़ी तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो 1.5 करोड़ रुपए हो गई। तो अब बुक वैल्यू पर अगर 1 करोड़ रुपए लिखी हुई है, दैट मींस क्या होगा कि जो नया पार्टनर आएगा उसको वो बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए प्राइस पे दिखेगी, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 1.5 करोड़। इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, या जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, या जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है, तो उस टाइम एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है, दोबारा से एक्चुअल वैल्यू पता की जाती है, जिससे कि किसी भी पार्टनर को ना प्रॉफिट और लॉस ना हो। मतलब ऐसा एक्चुअल ये ऐसा ना हो कि उसको जो एक्चुअल प्राइस दिख नहीं रही और बुक वैल्यू पर उसने उस चीज के बारे में पता कर लिया, ठीक है ना। इसलिए लिखा है कि इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी सो दैट देयर मे नॉट बी एनी लॉस टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए दोबारा से एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक। ये हो गया मेन ऑब्जेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, जो भी निकलता है, प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी पार्टनर्स में। क्यों? जब भी फर्म का क्लोजर होगा, फर्म डिसॉल्व होगी, बिजनेस का वाइंडिंग अप होगा, तो क्या होगा? जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो सभी को मिलेगा, क्योंकि ना कोई पार्टनर जा रहा और ना कोई आ रहा, ना नया पार्टनर कोई आ रहा, ना कोई पार्टनर रिटायर हो रहा। तो जो भी पार्टनर हैं उनको रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी पार्टनर्स में। जितने भी पार्टनर होते हैं फर्म के, उन सभी पार्टनर्स में रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिवैल्यूएशन के बारे में बात करें तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई सारे किए हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, नए पार्टनर को इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो रिवैल्यूएशन बनाने, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, एसेट डिक्रीज होने से, इंक्रीज होने से, लायबिलिटी इनकी डिक्रीज होने से, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, वो प्रॉफिट या लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर को इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। पढ़ लेते हैं। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है ओनली ओल्ड पार्टनर्स में ओनली, एंड नॉट टू द इनकमिंग पार्टनर। जो नया पार्टनर आ रहा है उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन का आप याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉफिट और लॉस का पॉइंट पढ़ रहे थे, उसमें रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, नए पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफेक्ट। क्या इफेक्ट होता है रियलाइजेशन अकाउंट से और रिवैल्यूएशन अकाउंट से? क्या इफेक्ट होता है? देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का ये इफेक्ट होता है कि फर्म का पूरा बिजनेस क्लोज हो जाता है। फर्म का जब बिजनेस क्लोज होता है तभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट लीड्स टू क्लोजर ऑफ ऑल अदर अकाउंट्स एंड बिजनेस। मींस रियलाइजेशन अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो सभी अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, सभी अकाउंट्स क्लोज होते हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, जैसे जितने मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग, जो भी लायबिलिटीज है, जो भी एसेट्स हैं, सभी क्लोज हो जाते हैं और बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट का ये इफेक्ट होता है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट सेल कर दी जाती हैं,
लायबिलिटी का पेमेंट होता है तो ये सभी क्लोज हो जाते हैं और फर्म का जो बिजनेस होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। ये इफेक्ट होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बोल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डज नॉट लीड टू क्लोजर ऑफ बिजनेस बट इट रिमेन्स इनटू ऑपरेशन। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फर्म का बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता है। और क्या बोल रहा है? प्रिपरेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डज नॉट लीड टू क्लोजर द बिजनेस, बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता है, बट रिमेन्स इनटू ऑपरेशन, बट इट रिमेन्स, मतलब क्या होता है, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी उनके रियल वैल्यू पर दिखाया जाए, ठीक है ना, रियल वैल्यू पर दिखाया जाए। जो भी डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो उसके बनाने से, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से फर्म के बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्म के बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जो भी फर्म का बिजनेस किया जाता है वो क्लोज नहीं होता, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से फर्म का बिजनेस कभी भी क्लोज नहीं होता। इसलिए वो ये बोल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डज नॉट लीड टू क्लोजर ऑफ बिजनेस बट इट रिमेन्स इनटू ऑपरेशन, लेकिन ये ऑपरेशनल एक्टिविटी में चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर हमने पढ़ा, आपको क्या करना है, ये चारों जो पॉइंट है इन पॉइंट को अच्छे से याद करना है, ये चारों पॉइंट को, ठीक है ना। बेसिस ऑफ डिफरेंस, देखिए जब भी एग्जाम में ये हम रटेंगे तो है नहीं, ये पूरी चीजें हमें बिल्कुल नहीं रटना है, सिर्फ हम इन पॉइंट्स को याद करेंगे, ठीक है। तो याद करने से क्या होगा कि जब भी ये क्वेश्चन आता है इसके आंसर के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना रहेगा। मैंने आपको बताया थ्योरी वाले मैटर में कि आप क्या करें कि अपनी नोटबुक में पॉइंट्स लिख लें। जैसे आपने लिखा कि डिफरेंशिएट बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो लिख लें आप। क्या लिख लें? टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इफेक्ट, ये चार चीजें लिख लें। अब हम जैसे आपको ये याद आया कि टाइम ऑफ प्रिपरेशन, तो आपने ये कंसेप्ट समझ लिया। मैंने अभी बताया आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, नीड क्या होती है, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन के, कब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पी&एल का, रियलाइजेशन अकाउंट में किस किस को मिलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस किस को मिलता है, और इफेक्ट क्या होता है। तो ये जब आपको पॉइंट याद रहेंगे तो आप इसका आंसर बहुत इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप जुड़े रहिए। और मैंने आपको बार बार बताया थ्योरी वाले मैटर में कि आप 3 या 4 बार अगर अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको थ्योरी याद हो जाएगी। सिंपल से वर्ड है और आपको सिर्फ पॉइंट अच्छे से याद रखना है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। आप जुड़े रहिए हमसे और प्लीज अगर अभी जुड़े हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए थ्योरी की क्लास में मिलते हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।